नमस्कार मित्रों, हमने पिछली क्लास में जो क्रिया के बारे में पढ़ा, प्रकारों के बारे में पढ़ा, उससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार वापस देख लेते हैं क्रिया के बारे में। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा, वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाती है। बात करें क्रिया के आधारों की या प्रकारों की, तो क्रिया को तीन भागों में बांटा, तीन आधारों में बांटा। एक तो कर्म के आधार पर, एक आपके काल के आधार पर, एक आपके प्रयोग व संरचना के आधार पर। तो पहला जो कर्म के आधार पर बांटा गया, कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बात करें काल के आधार पर क्रिया को तीन भागों में बांटा, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया को आठ भागों में बांटा, सामान्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, कृदंत, सजातीय, सहायक। ये प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार हैं। देखें, सबसे पहले जो आधार पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहला जो क्रिया का आधार है वो है कर्म के आधार पर क्रिया के हैं दो प्रकार। यहां पर देखें, पहला जो प्रकार है वो है आपके सकर्मक क्रिया, दूसरा जो आधार है वो है आपके अकर्मक क्रिया। यहां पर देखें, सबसे पहले सकर्मक, से यानी होता है साथ, यानी कर्म यानी कर्म, कर्म जिसके साथ है वो सकर्मक, ए यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, कर्म नहीं तो अकर्मक क्रिया। तो ध्यान रहे यहां पर कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। बात करें यहां पर कर्म होता है, यहां पर देखें कि क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है। जैसे उदाहरण की बात करें हम कि नीतू खाना बना रही है, कर्म के आधार पर जो पहला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सकर्मक क्रिया। से यानी साथ, कर्म यानी कर्म, कर्म जिसके साथ वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, तो यहाँ पर कर्म होता है, क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है। जैसे बात करें नीतू खाना बना रही है, तो यहाँ पर देखें नीतू आपके क्या है, कर्ता, खाना आपके क्या है, कर्म, और बना रही है वो आपके क्या है, क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया का प्रयोग सकर्मक क्रिया के रूप में होता है। तो ये ध्यान रहे, जब आपके क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, कर्म के ऊपर पड़ता है। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ क्रिया, बात करें अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं, और जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, टीना सोती है, गीता हंसती है,
बच्चा रोता है, कुत्ता भौंकता है, आदमी बैठा है, तो यहां पर देखें उदाहरणों में टीना, गीता, बच्चा, कुत्ता, आदमी, ये आपके क्या है कर्ता। और कर्ता के तुरंत बाद देखा कि सोना, हंसना, रोना, भौंकना, बैठना, ये आपके क्या है क्रिया है। और कर्ता के तुरंत बाद जब क्रिया होती है तो क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो अकर्मक क्रिया, कर्ता के बाद क्रिया, कर्म नहीं होता और क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है। जैसे टीना सोती है, गीता हंसती है, बच्चा रोता है, कुत्ता भौंकता है, आदमी बैठा है। तो ये जो सभी उदाहरण हैं वो आपके अकर्मक क्रिया के हैं। तो ये ध्यान रहे, कर्म के आधार पर हमने क्रिया को दो भागों में बांटा, एक तो सकर्मक क्रिया के रूप में और एक अकर्मक क्रिया के रूप में। कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्म होता है, क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है। जैसे नीतू खाना बना रही है, नीतू करता है, खाना कर्म है और बना रही है क्रिया है। अकर्मक क्रिया की बात करें, कर्ता के तुरंत बाद क्रिया आती है, कर्म नहीं होता, क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है। टीना सोती है, गीता हंसती है, बच्चा रोता है, कुत्ता भौंकता है, आदमी बैठा है। तो हमने देखा कि कर्ता के तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग किया और जब कर्ता के तुरंत बाद क्रिया होती है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान रहे, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो एक तो कर्म के आधार पर जो क्रिया के प्रकार हैं उनमें से पूछा जाता है और एक प्रयोग व संरचना के आधार पर जो क्रिया के प्रकार हैं उसमें से प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रहे, आगे देखें, काल के आधार पर जो क्रिया के प्रकार हैं वो तीन प्रकार हैं। पहला है वर्तमान कालिक, दूसरा है भूतकालिक और तीसरा है भविष्यकालिक। देखें, काल के आधार पर जो क्रिया के प्रकार हैं वो तीन प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरा जो प्रकार है वो है आपके भूतकालिक क्रिया, तीसरा जो प्रकार है वो है आपके भविष्यकालिक क्रिया। वर्तमान समय का बोध बीते समय का बोध और आने वाले समय का बोध। देखें, मोहन घर जाता है, तो हम देखें किस समय में जा रहा है, वर्तमान समय में। तो क्रिया का नाम कौन सा होगा, वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे बात करें भूतकालिक क्रिया की, संतोष गई, तो यहां पर देखें गई कब गई, बीते हुए समय में गई, तो क्रिया का नाम क्या होगा, भूतकालिक क्रिया। जैसे बात करें आने वाले समय में,
अशोक पत्र लिखेगा तो यहां पर देखो कब लिखेगा, आने वाले समय में लिखेगा। तो क्रिया का नाम क्या होगा, भविष्यकालिक क्रिया। कहने का मतलब यह है जो वर्तमान समय का बोध कराए, जहां पर वर्तमान समय का बोध हो तो वर्तमान कालिक क्रिया, बीते हुए समय का बोध हो तो भूतकालिक क्रिया, और आने वाले समय का बोध हो तो भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे देखा कि मोहन घर जाता है किस समय में, वर्तमान समय में, तो क्रिया कौन सी होगी, वर्तमान कालिक। जैसे संतोष गई तो यहाँ पर देखा कब गई, बीते हुए समय में, क्रिया कौन सी होगी, भूतकालिक। जैसे बात करें भविष्यकालिक की, आने वाले समय का बोध हो, अशोक पत्र लिखेगा, कब लिखेगा, आने वाले समय में, तो क्रिया का नाम क्या होगा, भविष्यकालिक क्रिया। आगे जो तीसरा जो आधार है वो है आपके प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया को 8 भागों में बांटा जाता है। पहला है सामान्य, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है प्रेरणार्थक, चौथा है पूर्वकालिक, पांचवा है नाम धातु, छठा है कृदंत, सातवां है सजातीय और आठवां है सहायक। तो इस प्रकार प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 प्रकार होते हैं, पढ़ने जा रहे हैं। अगला जो आठों जो प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे, तो देखें आगे। तीसरा जो आधार है वो है आपके प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के जो प्रकार हैं वो 8 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है सामान्य क्रिया, दूसरा जो प्रकार है वो है आपके संयुक्त क्रिया, तीसरा जो प्रकार है वो है आपके प्रेरणार्थक क्रिया, देखें प्रयोग व संरचना के आधार पर जो क्रिया के प्रकार हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। 8 प्रकार। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा है नाम धातु क्रिया, छठा है कृदंत क्रिया, सातवां है सजातीय क्रिया और आठवां है सहायक क्रिया। इस प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा जो आधार है प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 प्रकार। पहला सामान्य, दूसरा संयुक्त, तीसरा प्रेरणार्थक। सामान्य क्रिया कहते किसे हैं, वाक्य में एक क्रिया का जो प्रयोग किया जाता है उस एक क्रिया को हम सामान्य क्रिया कहते हैं। देखें यहां पर वाक्य में एक क्रिया, उस एक क्रिया को हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए, महेंद्र जाता है, संतोष आई, तो यहां पर हमने देखा वाक्य में जाता और आई कितनी क्रिया है, एक क्रिया है। और जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है उस क्रिया को हम सामान्य क्रिया कहते हैं। वाक्य में एक क्रिया का जो प्रयोग होता है उस एक क्रिया को हम सामान्य क्रिया के रूप में जानते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जाता और आई, यहां पर जो ये क्रिया है इस क्रिया का नाम क्या है, सामान्य क्रिया। बात करें संयुक्त क्रिया की, दो या दो से अधिक
भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से भिन्नार्थक क्रिया का मेल कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक, पर दोनों क्रिया कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। यदि वाक्य में दो क्रिया हैं और दोनों क्रिया या दो से अधिक क्रिया है और वो तीनों दो या तीनों अलग अलग हैं तो क्रिया का नाम होगा संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, जया ने खाना बना लिया। जया ने खाना बना लिया। जैसे हेमंत ने खाना खा लिया। तो यहां पर देखें वाक्य में एक तो है बना और एक है लिया, दोनों क्या है? अलग अलग। और जब अलग अलग दो क्रिया का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो क्रिया का नाम होता है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रिया का यदि मेल है, अलग अलग क्रिया है, उस क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक है खा और एक है लिया, दोनों क्या हैं? अलग अलग। और जब दोनों अलग अलग हैं तो क्रिया का नाम होगा संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं का यदि मेल है, भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से यदि कोई वाक्य बन रहा है तो उस क्रिया का नाम होता है संयुक्त क्रिया। बात करें प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं ने कर किसी दूसरे को प्रेरित करे तो वो क्रिया कहलाती है आपके प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता स्वयं ने कर दूसरे को प्रेरित करे वो आपके कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे गीता सीता से पत्र लिखवाती है। गीता सीता से पत्र लिखवाती है। हेमंत दुष्यंत से पत्र पढ़वाता है। तो यहां पर देखें गीता और हेमंत क्या है? कर्ता। कर्ता उस कार्य को नहीं कर रहा, किसी दूसरे को प्रेरित किया जा रहा है। गीता सीता से क्या करवाती है? पत्र लिखवाती है। हेमंत दुष्यंत से पत्र पढ़वाता है। कर्ता स्वयं ने कर किसी दूसरे को प्रेरित करे उसको हम कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहां पर देखें वाक्य में लिखवाती है और पढ़वाता है, तो यहां पर ये जो दोनों क्रिया है ये आपके प्रेरणार्थक क्रिया है। तो अभी हमने प्रयोग व संरचना के आधार पर जो पहला प्रकार पढ़ा सामान्य क्रिया, वाक्य में एक क्रिया, उस एक क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? सामान्य क्रिया। जैसे महेंद्र जाता है, जाता है वाक्य में हमने देखा कि कितनी क्रिया है? एक क्रिया। उस एक क्रिया का नाम क्या है? सामान्य क्रिया। जैसे संतोष आई, तो आई कितनी क्रिया है वाक्य में? एक क्रिया। और जब एक क्रिया है तो क्रिया का नाम होता है सामान्य क्रिया। बात करें दूसरा जो प्रकार है संयुक्त क्रिया, और संयुक्त क्रिया की बात कर रहे हैं हम, दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं का यदि मेल है तो उस क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया, एक तो है बना और एक है लिया, दोनों क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। जैसे बात करें यहाँ पर हेमंत ने खाना खा लिया, एक तो है खा और एक है लिया, दोनों क्रिया कैसी हैं? भिन्न भिन्न। और दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं का यदि मेल है तो उस क्रिया का नाम होता है संयुक्त क्रिया। अगला जो तीसरा प्रकार पढ़ा हमने वो था प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता स्वयं ने कर किसी दूसरे को प्रेरित करे उस क्रिया को हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे बात करें गीता सीता से पत्र लिखवाती है,
तो गीता उस कार्य को नहीं कर रही है, दूसरे को प्रेरित किया जा रहा है, यहाँ पर दूसरे से लिखवाया जा रहा है। हेमंत दुष्यंत से पत्र पढ़वाता है। हेमंत स्वयं उस कार्य को नहीं कर रहा, किससे पढ़वाता है? दुष्यंत से। तो यहाँ पर लिखवाती और पढ़वाता जो क्रिया है वो आपके प्रेरणार्थक क्रिया है। अगली जो क्रिया है उसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। पढ़ने जा रहे हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया का जो चौथा जो प्रकार है वो है आपके पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व यानी पहले समय में जो कार्य हुआ है उसी का नाम क्या है? पूर्वकालिक। जैसे बात करें वाक्य में दो क्रिया, और जो दो क्रिया है उनमें से जो पहली क्रिया है उसी का नाम है पूर्वकालिक क्रिया। ध्यान रहे, पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके शब्द जोड़ा जाता है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, मोहन पढ़कर सो गया। तो पहला जो कार्य हुआ है वो हुआ है पढ़ना, और दूसरा जो कार्य हुआ है वो हुआ है सोना। तो वाक्य में कितनी क्रिया है? दो क्रिया। तो जिसमें से दो क्रियाओं में से जो पहली क्रिया है उस पहली क्रिया का नाम है पूर्वकालिक क्रिया। और ध्यान रहे, जिस क्रिया के साथ क्रिया करके जुड़ा हुआ है उस क्रिया को भी हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो प्रयोग व संरचना के आधार पर जो चौथा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। देखें, चौथा जो प्रकार है उसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। पांचवा है नाम धातु क्रिया। और छठा है कृदंत क्रिया। तो यहां पर देखें, पूर्वकालिक वाक्य में दो क्रिया, पहली जो क्रिया है उस पहली क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। ध्यान रहे, पहली क्रिया में कर या करके जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, मोहन पढ़कर सो गया। इस वाक्य में देखें कि कितनी क्रिया है? दो क्रिया है, एक तो है पढ़ना और एक है सोना। तो यहाँ पर देखें, मैंने कहा था कि दो क्रिया हो, उसमें जो पहली क्रिया है उस पहली क्रिया का नाम है पूर्वकालिक क्रिया। और ध्यान रहे, पूर्वकालिक क्रिया में क्रिया करके शब्द जोड़ा जाता है। प्रथम क्रिया में देखें, मैंने कहा था, तो यहाँ पर देखें, पहला जो कार्य है, पहली जो क्रिया है वो है पढ़ना और दूसरी है सोना। तो यहाँ पर देखें, पढ़कर क्या जुड़ा हुआ है? कर। और कर किस में जुड़ता है? पूर्वकालिक क्रिया में जुड़ता है। इसका विशेष ध्यान रहे, पूर्व यानी पहले, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये भी ध्यान रहना चाहिए। नाम धातु क्रिया वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बने। उसको हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे बात करें, रंगना है, लजाना है,
अपनाना है, चमकाना है, गुदगुदाना है, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बने। रंगना, लजाना, अपनाना, चमकाना, गुदगुदाना, तो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे बात करें कृदंत क्रिया, कृदंत आपने प्रत्यय का नाम सुना होगा। वे शब्द किसके योग से बने? प्रत्यय के योग से बने, प्रत्यय से मिलकर बने, तो उनको हम कौन सी क्रिया कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। तो ध्यान रहे, जैसे हमने लिया पढ़, जैसे हमने लिया चल, जैसे हमने लिया लिख, तो यहाँ पर देखा ये तीनों क्या है? क्रिया है। इनमें यदि प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पढ़ से पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर, चल से चलना, चलता, चलकर, लिख से लिखना, लिखता, लिखकर, तो यहां पर देखें वे क्रिया जो प्रत्यय के योग से बने, प्रत्यय के मेल से बने, उसको कहते हैं हम कृदंत क्रिया। ध्यान रहे, पढ़ रहे हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर मैंने बताया था कि 8 प्रकार सामान्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, कृदंत, सजातीय और सहायक, जिसमें से हमने 3 प्रकार अभी पढ़े इससे पहले। चौथा प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में 2 क्रिया और 2 क्रियाओं में से जो पहली क्रिया है जिसके साथ क्रिया करके जोड़ा जाता है, उस क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, पहला जो कार्य है वो क्या है? पढ़ना, और दूसरा जो कार्य है वो है सोना। तो देखा कि क्रिया करके किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहली क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। तो हमने देखा पढ़कर क्या जुड़ रहा है? कर। तो जिसके साथ क्रिया करके जुड़ता है, जो कार्य पहले होता है, उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। 5वां है नाम धातु क्रिया। वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बने, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बने, उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे उदाहरण के रूप में रंगना, लजाना, अपनाना, चमकाना, गुदगुदाना, ये जो बने हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बने हैं। तो क्रिया कौन सी कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। अगला है कृदंत क्रिया, और कृदंत नाम होता है प्रत्यय का। प्रत्यय का नाम होता है। तो हमने देखा कि वे क्रिया जो प्रत्यय के मेल से बने, उसको हम क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे बात करें पढ़ो, चलो, लिखो, पढ़ में ना जोड़ा पढ़ना, ता जोड़ा पढ़ता, और कर जोड़ा पढ़कर। जैसे उसी प्रकार चल में चलना, चलता, चलकर, लिख में लिखना, लिखता, लिखकर। तो कहने की बात यह है कि प्रत्यय के ईमेल से जो क्रिया बनती है उसको कहते हैं हम कृदंत क्रिया। तो ये 6ठा प्रकार पड़ा, और 6ठे प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं 7वें प्रकार की ओर। और 7वां प्रकार है आपके सहजातीय क्रिया। सहजातीय, देखें प्रयोग व संरचना के आधार पर जो 7वां प्रकार है
उस 7वें प्रकार का नाम है सजातीय क्रिया, और जो 8वां प्रकार है उसका नाम है सहायक क्रिया। जैसे बात करें सजातीय, जिसका कर्म और क्रिया, वाक्य में जो कर्म और क्रिया होती हैं वो एक ही धातु से बने, एक ही क्रिया से मिलकर बने। बने, उसको कहते हैं हम सजातीय क्रिया। वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही क्रिया के मेल से बने, उसको हम कहते हैं सजातीय क्रिया। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी। तो हम देखें यहां पर भारत तो क्या है कर्ता, लड़ाई क्या है कर्म, और लड़ी क्या है क्रिया। देखें यहां पर लड़ाई और लड़ी, लड़ाई में जो आपके है क्रिया वो क्या है लड़, और लड़ी में भी जो क्रिया है वो आपके क्या है लड़। तो हमने देखा कि कर्म भी एक क्रिया से बना है, क्रिया में भी वही क्रिया है। तो कहने का मतलब यही है कि कर्म और क्रिया जो आपके हैं उन दोनों में जो क्रिया है वो आपके समान है, और समान कर्म और क्रिया दोनों यदि समान क्रिया से बने हुए हैं तो क्रिया का नाम होता है सजातीय क्रिया। तो ध्यान रहे, लड़ाई में भी क्या है लड़, और लड़ी में भी क्या है लड़, और दोनों में जो क्रिया समान है वो क्या है लड़। तो जब कर्म और क्रिया में दोनों में यदि क्रिया एक जैसी है, एक समान है, तो क्रिया का नाम होता है सजातीय क्रिया। उसी प्रकार बात करें सहायक क्रिया की। सहायक का मतलब होता है सहायता करना। ऐसी क्रिया जो मूल क्रिया की सहायता करे या सहयोग करे उसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। जैसे भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी, तो भानु ने अपनी पुस्तक कहाँ पर रख दी, मेज पर रख दी। तो ये देखें सहायक क्रिया जो 8वां प्रकार है, जो मूल क्रिया की क्या करे सहायता करे, उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी। तो यहां पर देखें जो मूल क्रिया की क्या करे सहायता करे, तो यहां पर देखें मूल क्रिया कौन सी है, मूल क्रिया तो है आपके रख, और सहायक क्रिया क्या है दी। इस रख की सहायता कौन सा कर रहा है दी। तो यहां पर मूल क्रिया की जो सहायता करती है उसको हम क्या कहते हैं सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद पढ़ता है, तो यहां पर देखें मूल क्रिया तो है पढ़ना, और उस पढ़ने की सहायता कौन कर रहा है, तो यहां पर जो है वो क्या है आपके सहायक क्रिया है। तो कहने का मतलब यही है जो मूल क्रिया की सहायता करे या सहयोग करे उसको हम क्या कहते हैं सहायक क्रिया कहते हैं। तो देखें अभी हमने जो 7वां प्रकार पढ़ा सजातीय क्रिया, वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही क्रिया के मेल से बने उसको हम कहते हैं सजातीय क्रिया। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी,
तो भारत तो करता, लड़ाई आपके कर्म और लड़ी आपके क्रिया। लड़ाई में भी लड़ आपके क्रिया है और लड़ी में भी आपके क्या है, लड़ क्रिया है। और दोनों कर्म और क्रिया एक ही क्रिया के मेल से बने हैं। और जब दोनों कर्म और क्रिया एक क्रिया के मेल से बनते हैं तो उसको हम कौन सी क्रिया कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। आठवां जो प्रकार हमने पढ़ा सहायक क्रिया, जो मूल क्रिया की सहायता करे उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी, तो यहाँ पर रख तो क्या है आपके मूल क्रिया, और जो दी है वो आपकी क्या है, सहायक क्रिया। क्योंकि मूल क्रिया की जो सहायता करे उसको हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। देखें क्रिया के बारे में आज पढ़ा, अब तक हम पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक वर्ण विचार, दूसरा हमने पढ़ा संज्ञा, तीसरा हमने पढ़ा सर्वनाम, चौथा हमने पढ़ा विशेषण, और विशेषण से अगला जो टॉपिक पढ़ा आपके क्रिया। तो ये हमने अब तक 5 टॉपिक जो पढ़े हैं। तो ध्यान रहे, तो विशेषकर ध्यान रहे कि जो अभी टॉपिक पढ़ा था हमने विशेषण के बाद क्रिया का, तो एक बार वापस बताना चाहूँगा मैं आपको कि क्रिया के बारे में। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। बात करें उनके आधारों की, जैसे आधार 3 हैं। एक तो कर्म के आधार पर, एक है आपके काल के आधार पर, एक है प्रयोग व संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार काल के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटा, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक क्रिया। उसी प्रकार प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया को 8 भागों में बांटा, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया, जिनको हमने अभी विस्तार से पढ़ा है। तो ध्यान रहे, अब तक हम 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो 5 टॉपिकों में से ये नहीं हो कि हमारा प्रश्न गलत हो, तो जो भी ध्यान रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, सीमित है। इससे अगला जो टॉपिक लेंगे हम, वो टॉपिक लेंगे संधि।